हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। उत्तराखंड लेक्चरर कैडर जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी आपको हमारे चैनल में करवाई जा रही थी और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 2018 सेट ए का क्वेश्चंस जो है मैंने सॉल्व करवाया था, जो कि था 1 से लेकर के 20 तक। प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको कवर करवाया है। आज 21 से लेकर के आगे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर प्रीवियस के जो लेक्चर्स है उसको नहीं देखा है तो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक पर जो है आपसे डिस्कस कर भी रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे जो लेक्चर्स है वो आपको एक बार कवर अच्छे से करना चाहिए। तो उससे क्या होगा ना, आपको चीज़ें पता लगेंगी, क्लियर होंगी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 43 द कोफिशिएंट्स ऑफ 2r प्लस 1th एंड r प्लस 2 टर्म आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, देखो ये इसके विस्तार करना है, मतलब इसके एक्सपेंशन करनी है। और ये जो दिया हुआ है 2r प्लस 1 और r प्लस 2 पद के गुणांक जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो हमको r के मान बताने हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको एक सिंपल सा फार्मूला आपको पता है जनरल टर्म का, बस जनरल टर्म का फार्मूला अप्लाई करो और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो देखो यहाँ पर ए और बी होता है, एक ए होता है एक बी होता है। तो ऑब्वियसली बात है ए का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है और बी का जो मान है वहाँ पर एक्स दी हुई है। दूसरा चीज़ क्या होता है, टी आर प्लस 1, मतलब एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है, सामान्य पद का फॉर्मूला है। अब इस सामान्य पद के फॉर्मूला में अगर अब देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर के बराबर होता है। ठीक है, बी की पावर आर के बराबर होता है। अब इन्होंने क्या कहा है, 2r प्लस 1 पद। तो सबसे पहले तो r प्लस 1 के जगह पर 2r प्लस 1 रखो। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, r प्लस 1 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ 2r प्लस 1, तो r का वैल्यू क्या आएगा, r इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो होगा टी 2r जो होगा वो एन सी 2r। और n का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से अगर n का वैल्यू देखा जाए तो n का वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ पर 43 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब डायरेक्ट लिखेंगे हम 43 सी आर का जो वैल्यू है वो 2r है, r की जगह पर 2r रखना है। a की जगह पर देखो 1 है तो 1 की पावर आप कुछ भी कर लो तो वो 1 ही होता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। b की जगह पर x रखना है, x की पावर r की जगह पर 2r रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2r प्लस 1 पद उसका कोफिशिएंट आपको मिल गया है। दूसरा चीज़ क्या है, r प्लस 2। तो r प्लस 1 की जगह पर अगर r प्लस 2 रखें तो r का मान जो आएगा वो आएगा r प्लस 1। क्लियर है यहाँ पर, है ना। r1 को इधर लेके जाएंगे तो r का मान जो है, हाँ ठीक है, r का मान जो है यहाँ पर आ जाएगा 1, तो r प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो टी आर प्लस 1 की अगर मैं बात करूँ तो एन सी आर, तो 43 सी आर की जगह पर r प्लस 1 इसको रखना है। एंड दूसरा जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए के जगह पर आप वही पावर करोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ए का मान 1 है। बी के जगह पर आपको रखना है तो r प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, ये दो इक्वेशंस बने हमारे, एक इक्वेशन ये बना है और एक इक्वेशन ये बना है, ये दो इक्वेशन बने। अब इनके कोफिशिएंट्स को तुलना करना है। कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पर x की पावर r प्लस 1 का कोफिशिएंट यही है, यहाँ पर x की पावर 2r, ये पद है, इनके कोफिशिएंट्स ये सामने वाले हैं, तो इनके कोफिशिएंट बराबर कह रहे हैं। तो बराबर कह रहा है तो यहाँ पर हम 43 सी 2r इज इक्वल टू 43 सी आर प्लस 1। तो आपको पता है एक फॉर्मूला है, एन सी आर और एन सी आर प्लस 1 अगर होता है, ऐसा अगर फॉर्मूला ऐसा अगर दिखता है तो यहाँ पर अगर ये होता है ए और ये बी होता है तो ए प्लस बी बराबर होता है एन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो 2r है, ये जो 2r है, ये जो 2r है, इस 2r को हम क्या करेंगे, देखो 43 इज इक्वल्स टू 2r प्लस r प्लस 1, हम ऐसा कर सकते हैं। 43 42 हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो यहाँ से अगर r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 42/3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, तो r का मान 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कोफिशिएंट्स था, बराबर दिया हुआ था, तो r का मान हमने इस प्रकार से जो है क्या कर दिया है, इसको फाइंड आउट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आसान था और आपको इसके लिए जो है जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मैंने आपको इतने बढ़िया से पढ़ा रखा है ना भाई,
अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स, और x जो है r में है, तो उस कंडीशन में हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन का। देखो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एनालाइज करनी पड़ेगी आपको ना एग्जाम में। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर देखो 3 टू द पावर x है प्लस 3 टू दी पावर 1 माइनस एक्स है, क्लियर। और जितना भी x है ना वो कहा जा रहा है कि इस रियल नंबर में से आ रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर माइनस एक्स, तो कोई गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर x प्लस 3 अपॉन 3 टू दी पावर x। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे क्या, एक चीज़ नोटिस कर पाओगे, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ लेट 3 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू t, तो आप एक चीज़ देखो t प्लस 3 अपॉन टी आ जा रहा है यहाँ पे, है ना, 3 अपॉन टी आ जा रहा है। अब आप देखो अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर समझ में आएगा कि जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये a है और ये b है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसको a मान लूँ और इस पॉइंट को b मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ। सिंस जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, है ना, ज्योमेट्रिक मीन के, क्लियर, ज्योमेट्रिक मीन के ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अगर a ये है और b अगर ये है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर जो फार्मूला है इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। देखो a हमारे पास क्या है, t है, ठीक है, एक फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, देखो a प्लस बी बाई 2 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है अंडर रूट ए बी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a हमारे पास क्या है, t है, प्लस 3 अपॉन टी है, अपॉन में आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट में t इंटू 3 अपॉन टी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो t प्लस 3 अपॉन टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है 2 रूट 3 आ रहा है। तो ये जो है मैक्सिमम जो इन्होंने बोला था, सॉरी मिनिमम जो इन्होंने बोला था, तो मिनिमम लेस देन का साइन के साथ आ रहा है। तो यहाँ से देखो यही चीज़ है। अब इस t का मान अगर चाहो तो यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हो, और t का मान क्या है, 3 टू द पावर x प्लस 3 अपॉन x 3 टू द पावर x, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा। तो 2 रूट 3 देखिए क्या ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा जो है क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में आसान था। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बीच में जो संबंध बताया जा रहा है उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को हम जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, है ना। एक हमारे पास ए आ रहा है, दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो हम उसको उस अकॉर्डिंग कर देंगे सॉल्व ना। तो चलो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पर बात करेंगे, है ना। देखिए इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम जनरल क्वेश्चन है। अब देखिए द pth टर्म ऑफ एन ए पी इज q एंड द qth टर्म इज p, देन इट्स nth टर्म क्या होगा, इनमें से क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता है AP के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो बात हम करते हैं, समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए जो AP का फॉर्मूला होता है वो an nth टर्म का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो अगर देखो यहाँ पर pth टर्म बोला, तो चलो यहाँ पर pth टर्म बोलते हैं पहले। pth टर्म क्या है, pth टर्म क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू पहला पद a प्लस pth टर्म तो p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है qth टर्म, है ना, qth टर्म ना 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 इसमें 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 एक चीज बोला है इन्होंने, एक चीज बोला है कि जो आपका pth टर्म है, pth टर्म है जो q है, जो q के बराबर है, q इज इक्वल टू a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसको इक्वेशन 1 मानिए। दूसरा आता है qth टर्म, qth टर्म क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर p दिया हुआ है, तो मतलब a q की अगर मैं बात करूँ तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और a qth टर्म जो है p के बराबर बोल रखा है, तो यहाँ पर हमारा p इज इक्वल टू a
प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान रहे हैं, जनरली 2 मान के चलेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब देखिए जो ये P और Q है, अगर मैं इनको घटा दूं आपस में, है ना, इनको मैं अगर आपस में घटा दूं, मतलब हम दो में से मैं क्या कर रहा हूं, दो में से मैं एक को घटा रहा हूं, 2 माइनस 1, ठीक है, ऐसा कर लेता हूं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो दो में से एक को घटाएंगे तो P माइनस क्यू हो जाएगा, P माइनस क्यू हो रहा है। दूसरा देखो इससे इसको घटाएंगे तो ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगा, और बाकी जो बच रहा है वो हमारा बच रहा है D कॉमन आ जाएगा, और ये Q माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस का P प्लस का 1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, P माइनस क्यू इज इक्वल टू D, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, Q माइनस P आ जाएगा, ठीक है। अब Q माइनस P तो D इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस का P माइनस Q हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। D इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का P माइनस Q हो जाएगा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, और ये P माइनस Q बट्टे में आ जाएगा, तो P माइनस Q यहाँ से बट्टे में आ जाएगा। तो जनरली अगर D का मान देखा जाए तो -1 के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, -1 के बराबर आ रहा है। अब जब D का मान -1 के बराबर आ तो किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, A का मान निकल जाएगा। तो D का मान आ गया तो यहाँ से A का मान भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 1 अगर देखा जाए तो फ्रॉम 1, तो 1 से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो तो Q इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से 1 से हम देख रहे हैं तो 1 के यहाँ पर जो है आ जाएगा Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1, D का मान माइनस का 1 आया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, माइनस रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस P प्लस का यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमें निकालना है A का मान, तो यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा, Q प्लस P माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये A का मान भी अब हमें यहाँ पर मिल गया। तो जब A और D का मान, क्योंकि AP के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है A और D का मान निकालना, तो जब A और D का मान निकल जाता है तो उस कंडीशन में हम जो है बाकी कोई भी पद हमसे पूछ लिया तो हम निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या कहा था, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि अगर पीवा पद जो है Q है और क्यूवा पद जो है P है, तो nth टर्म हमें निकालना है, मतलब nवा पद हमें जो है ज्ञात करना है, और वो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो अब nवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला, अब देखो nवा पद के लिए क्या होता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का मान आपको पता अभी हमने निकाला है, तो q प्लस पी माइनस का 1, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का 1 ही रखेंगे, आगे और कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। तो माइनस का n प्लस का यहाँ पर 1, तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, q प्लस पी माइनस का n हो जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कुछ गिवन है या नहीं है, ये n पद ये दिया होगा, q प्लस पी माइनस का n, ठीक है, q प्लस पी माइनस का n। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये AP का क्वेश्चन था, और AP आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, और सिलेबस में स्पेशली मेंशन है AP GP करके, AP GP और HP, ये 3 चीज़ें होती है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ कि आपको क्या क्या पढ़नी चाहिए, AP GP और HP, ठीक है। और ये तीनों मैंने मेरे चैनल में आपको पढ़ा रखा है, जो कि पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ, फार्मूला के साथ, और बेसिक भी मैंने आपको बताया है, ताकि आपको फार्मूला याद करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो वीडियो को वॉच जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, भले एग्ज़ाम दूसरा हो, लेकिन हाँ ये मैंने आपको बता रखा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो ये क्लियर कर लेना, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। हालांकि ये जनरल क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो भी एक AP GP से रिलेटेड ही है। द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n, देन द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है। फिफ्थ टर्म हमको जो है इस AP का बताना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर देखा जाए, वही AP में अगर सम का फॉर्मूला अगर यूज़ किया जाए, AP
AP में अगर सम की बात किया जाए तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है d होता है। तो ऐसे अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर देखो एक जनरल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। हमसे क्या पूछा है, फिफ्थ टर्म पूछा है। तो जब भी ऐसा nth टर्म पूछे तो nth टर्म के लिए फार्मूला लिख लो आप। an बराबर जो होता है वो होता है Sn-1 होता है, ठीक है। Sn-1 होता है। अब Sn का फार्मूला आपको ये है और n-1 का फार्मूला भी आपको पता लग जाएगा और यहाँ से अगर आप निकालेंगे, अब आप कहोगे कि सर ये जो आप लिख रहे हो ये एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है, तो इसका बेसिक भी है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े आपको तो बेसिक भी इसका एक्सप्लेन करके बता देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस फार्मूला का याद रखिए, क्योंकि अगर देखा जाए Sn और Sn-1 से अगर दो इक्वेशन आप निकालोगे, nth टर्म का सम और n-1th टर्म का सम, तो ऑब्वियसली बात है कि उनका डिफरेंस करने पर a के बराबर आएगा, वो an के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो Sn वाला फार्मूला आपको दिया हुआ है, तो Sn वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करो। तो Sn वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो Sn जो है हमारे पास दिया हुआ है n² माइनस का 2n, ठीक है। और अगर देखा जाए माइनस यहाँ पर तो n-1 है, तो मतलब यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर माइनस 2n-1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब आपको पता है कि फिफ्थ टर्म निकालना है, तो a5 निकालना है, ये an हो गया। अब a5 हमको क्या करना है, निकालना है, तो n के जगह पर 5 रखना, तो 5 का स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा यहाँ, माइनस यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 4 हो जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4, ठीक है। तो यहाँ पर 25 माइनस 10 हो जाएगा और यहाँ पर 16 माइनस 8 हो जाएगा। अगर कैलकुलेट करेंगे आगे तो यहाँ पर जो 25 माइनस 10 यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 16, ठीक है। तो जो a5 आ रहा है a5 जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 7, 7 7 14 और 1 15, ठीक है। तो 7 आ रहा है a5। इस फार्मूला का यूज़ आपको करना है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देखो AP और GP में जितना ज़्यादा हम फार्मूला याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। अगर इसमें फार्मूला आप याद नहीं कर पाए और आप कोशिश कर रहे हो कि वहाँ जा कर के हम बेसिक अप्लाई करेंगे, अच्छी बात है, अगर आपके पास समय है तो बेसिक अप्लाई करिए, लेकिन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका समय जो है वहाँ बचेगा आगे आगे के जो टफ क्वेश्चन होंगे उनके लिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना आपको बस याद रखना है नॉर्मली, इफ़ A B C आर इन GP देन log A की पावर n log B की पावर n log C की पावर n जो है वो किस में होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, नन ऑफ दीज में। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उस कंडीशन में हमेशा के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएगा, ठीक है। एक दूसरा केस भी बनता है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। लॉग बेस में जब ये बेस में ए नहीं है, हालांकि जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन है मैं उस अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, अगर ऐसा रहा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, लेकिन कभी कभी होता है बेस में रहता है, तो उस कंडीशन में वो ज्योमेट्रिक में आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो आएगा वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। बेसिक बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ तो हमें सीखना है, यहाँ एग्जाम में सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ। देखो ये कहा है कि ABC आर इन GP का मतलब समझते हैं क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो A B और C दिया हुआ है ये सब आपके GP में दिए हुए हैं, और जब भी GP में दिया हुआ रहता है तो B² इज इक्वल टू AC हम लिख सकते हैं अगर GP में है कोई भी 3 टर्म, ठीक है। दोनों साइड में लॉग ले लो, जब दोनों साइड में लॉग ले लेंगे तो लॉग, ये विजिबल नहीं है प्रॉपर, कोई और कलर ले लेते हैं, चलो इसको सॉल्व। दोनों साइड में अगर लॉग ले लेते तो log B² इज इक्वल टू log AC, तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा log m टू द पावर n, तो यहाँ पर 2 log B हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा log m इंटू n, तो log A प्लस यहाँ पर log क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई किया हमने, प्रॉपर्टी लॉग का अप्लाई किया है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो ये आया। अब अगर देखो इसको अब फिलहाल यहाँ पर ही छोड़ दे, या फिर एक काम और कर लेते, तो log B बराबर log A प्लस log C के बट्टे में हम क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहीं पर GP के साथ दिया हुआ था, और अगर यहाँ से अगर देखा जाए
log b की पावर n, log c की पावर n, log a की पावर n। इसको अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करूँ तो शॉर्ट में सॉल्व करने पर देखो मेरे को क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ से log a की पावर n है तो मैं इसको n log a लिख सकता हूँ। उसके बाद log b की पावर n है तो मैं इसको n log b लिख सकता हूँ। यहाँ पर सिमिलरली log c की पावर n है तो मैं n log c लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, log m टू द पावर n अगर होता है तो n log m हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। तो अगर आप देखो तो यहाँ से इस चीज़ को इन्होंने यही तो बोला है कि अगर ये जीपी में है तो ये सारे के सारे किस में होंगे। तो देखो यहाँ से अगर मैं n से मैं अगर गुणा कर दूं, इधर भी n कर दूं, इधर भी n कर दूं, इधर भी n कर दूं, तो n तो कॉमन फैक्टर आ जा रहा है ना। n मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई एक सीरीज है वो a मान के चलो कि a1 a2 a3 ये सबके सब हमारे AP में है, तो मैं अगर यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो na1 na2 na3 ये सब भी हमारे होते हैं AP में। एक प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जा रहा है देखो, अगर मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ तो ये भी हमारा किस में आ रहा है, AP में आ रहा है। मतलब ये बी ऑप्शन ही यहाँ से करेक्ट माना जाएगा और यही सही है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। लेकिन जब बेस में होता है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द टू पॉजिटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12 एंड हुज am exceeds their gm by 2r। तो देखो यहाँ पर बोल रखा है कि दो नंबर है। अब दो नंबर को हम क्या करते हैं, एक को a मान लेते हैं और एक को हम दूसरा नंबर को b मान लेते हैं। तो जब एक को a और एक को b मान रहे हैं तो सबसे पहला कंडीशन बोल रखा है हुज डिफरेंस इज 12। तो मतलब a और b का अगर डिफरेंस निकाल देंगे तो a माइनस बी जो है क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। दूसरा कंडीशन इन्होंने बोला है कि हुज am अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। मतलब जो am आ रहा है अर्थमेटिक मीन जो है gm ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है। अब अगर दो नंबर a b है उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है। ये चीज़ पता होना चाहिए। gm क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको gm बताया था। इसका gm क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है और प्लस का 2 होता है। अब आप ना फॉर्मूला में देखो अप्लाई करके देखो, दो आपके पास इक्वेशंस मिले हैं। कौन कौन सा, एक तो a माइनस बी इज इक्वल टू 12, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 12 मिला है। दूसरा आपको मिला है a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस 2। अब इन दोनों इक्वेशन में आप एक एक करके वैल्यू रख के देखो, जिसमें दोनों में सही होगा। तो मुझे लगता है देखो इसका अगर देखा जाए, देखो यहाँ 32 माइनस 12 कर देंगे, है ना। 32 माइनस 20 करेंगे तो 12 आएगा। 25 माइनस 13 करेंगे तो भी 12 आ रहा है। 20 माइनस 8 करेंगे तो भी 12 आ रहा है। 16 माइनस 4 कर रहे तो भी देखो यहाँ से कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसका मतलब पहला इक्वेशन तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और आंसर जो देगा आपका वो दूसरा इक्वेशन देगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करो, तो 32 प्लस 20 बट्टा 2 कर लो, बराबर होगा 32 गुणा 20 प्लस 2। देखो इसका अंडर रूट निकलने वाला है नहीं, और जब निकलने वाला है, जब अंडर रूट नहीं निकल रहा है तो उसका मुझे लगता है कि सॉल्व आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 बच रहा है, 2 छंग 12, 26 हो गया। तो 26 का ये 26 आ जाएगा, ये नहीं आएगा 26, ठीक है, इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा। सिमिलरली इस ऑप्शन को भी चेक करिएगा, इसको भी चेक करिएगा। इसका जो ऑप्शन है ना वो हमारे पास 16,4 आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसका सॉल्व करके, देखो ये एक्यूरेट आंसर दे देगा, क्योंकि एग्जैक्टली हम अंडर रूट सॉल्व करने के काबिल बन जाएंगे इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर अगर a प्लस बी करते हैं तो 16 प्लस 4 बट्टा 2 बराबर कितना आ रहा है, अंडर रूट में 16 गुणा 4 प्लस 2। तो देखो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 बट्टा 2, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, बराबर। इसको अगर सॉल्व करें तो 16 चक्कू 64 हो जाएगा प्लस 2, और इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ से 64 8 प्लस 2 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब दोनों ही साइड से क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, 10 10 दे रहा है। मतलब ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जब भी इक्वेशन बन रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन लगा करके चेक भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम में सॉल्व करने में।
कह रहा है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया था तो उस टाइम में पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आपको समझाया था कि कैसे हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो देखो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है z इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इसके रूट्स अगर निकालने तो बहुत आसान है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, z है तो यहाँ पर क्या z का मान तो निकालने हैं हमें, तो माइनस का b हो जाएगा, तो b हमारे पास कितना है 2 है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी b का मान क्या है 4 माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान 4 है, डिवाइड बाय 2 इंटू a का मान 1 है। यहाँ सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस रूट में 4 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, चलो 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस ये तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। अब जब माइनस है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आइटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ से माइनस का 2 प्लस -2 रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो z बच रहा है ना, z जो आ रहा है अल्टीमेटली -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया हमें। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 रूट आ गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली बात है 2 रूट तो आने थे, तो जब 2 रूट आ गया तो अब आपको पता है कि इसका हम क्या निकालेंगे, r कॉमा थीटा निकालने होते हैं, ये पूछा इन्होंने यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। तो r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे कैसे, अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, तो a का मान माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। जैसे कि 4 आ रहा है तो 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आ गया, एक तो 2 आ गया। अब हमें थीटा निकालना है, तो थीटा निकालना भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो थीटा कैसे निकाला जाता है, थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स या फिर b अपॉन ए होता है, y अपॉन एक्स होता है। तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो y का मान देखो, यहाँ पर ना 2 हमारे पास z है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो केस ले रहे हैं ना यहाँ पे, इसको देखिए, चलो इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं, पहले लिख देते हैं एक बार। 2 केस है, फॉर z इज इक्वल टू z जो हमारे पास आ रखा है, वो पहला जो z है मैं आपको बता देता हूँ, माइनस का i माइनस का 3 रूट आयोटा ले लेते हैं, चलो माइनस का 1 माइनस का रूट 3i। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये एक y हो जाएगा x, तो r यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो tan इनवर्स y क्या है, रूट 3 अपॉन माइनस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स रूट 3 आ रहा है। तो थीटा जो आ रहा है ना वो हमारे पास 60 आ रहा है, मतलब पाई बाई 3 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो पाई बाई 3 आ रहा है। अब ना एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप थीटा निकालोगे तो डायरेक्टली आप नहीं कह सकते हो थीटा क्या है। ठीक है, थीटा क्या है, तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये वाली लाइन जो होता है रियल वाली लाइन होती है, और ये वाली जो लाइन होती है वो इमेजिनरी वाली लाइन होती है। ठीक है, अब इसमें सारे के सारे जो आयोटा वाले नंबर होते हैं उसको हम फिक्स करते हैं, यहाँ पे सारे रियल वैल्यूज को फिक्स करते हैं। तो पहले वाले में जो थीटा होता है ना वो एज इट इज रहता है, दूसरे वाले में जो होता है ना वो पाई माइनस थीटा आता है। अगर इस कोऑर्डिनेट में निकल रहा है तो वो माइनस का पाई प्लस थीटा के बराबर होता है, अगर इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो वो माइनस के थीटा के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको लगाना पड़ता है। अब इसको देखते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में है। देखो ये भी माइनस में है, रियल वाला माइनस में, इमेजिनरी वाला ही माइनस में, तो रियल वाला माइनस में, मतलब ये जो लाइन है पूरी रियल है माइनस में, और इमेजिनरी वाला भी माइनस में, तो मतलब कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेट में आपका पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है, तो देखो ये आ रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में, जब थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो यहाँ पर एक्चुअल में जो थीटा आएगा हमारा वो क्या आएगा, माइनस का पाई प्लस का थीटा। तो माइनस का पाई प्लस का थीटा पाई बाई 3 आ रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर देखा जाए तो माइनस का पाई प्लस थीटा, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से जो है माइनस का 2 पाई
प्लस का यहाँ पर π/3 आ जाएगा, और इसको अगर मैं कर दूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास जो आ जाएगा 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस का 2π/3 आ रहा है। तो माइनस का 2π/3, तो माइनस का कोई यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 2π/3 का, माइनस में कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, मतलब ये वाला तो हमारा गया। अब हमें दूसरे वाले z के लिए चेक करनी पड़ेगी। तो दूसरा वाला जो z है, फॉर यहाँ पर हम z इज इक्वल टू हम लिखेंगे, फॉर z इज इक्वल टू जो है दूसरा वाला z जो है वो हमारा आ रहा है माइनस का 1 है और प्लस का √3 आयोटा आ रहा है ना, प्लस का √3 आयोटा आ रहा है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसको करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू यहाँ पर थीटा निकाल लेना हमें, r तो चलो वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, r तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो r आएगा, जो यहाँ पर थीटा आएगा, चलो थीटा निकालते हैं, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू करते हैं ना, tan इनवर्स √3 अपॉन माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए इसको, तो tan इनवर्स यहाँ पर भी √3 वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यहाँ से अगर देखे जाए तो ये चीज़, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये चीज़ जो है माइनस का tan थीटा, तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगला, अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कोऑर्डिनेट चेक करो इसका, कोऑर्डिनेट चेक करो इसका, कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, देखो एक प्लस एक माइनस का आ रहा है। तो मतलब प्लस और माइनस का किस में देगा, देखो ये वाला हमारा जो है प्लस आ रहा है, और जो z वाला इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट प्लस में यही है, और रियल पार्ट जो है वो माइनस है, मतलब ये वाला आ रहा है। तो पाई माइनस थीटा यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, पाई माइनस थीटा हमारे पास 60 डिग्री के समथिंग यहाँ पर बन रहा है। तो 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर जो π/3 हो जाएगा, तो 2π/, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वैसे देखो आंसर हमारा इसी में ही आ ही गया था, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, माइनस में नहीं था तो हमने चेक किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ से जो है हमारा क्या मिल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट वाला कॉन्सेप्ट है इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझनी पड़ेगी, देन आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन नंबर 28, देखो यहाँ पे, अब देखो तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ समेशन ऑफ k इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ, देखो इसको लिख देता हूँ मैं अच्छे से, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 to 100 आयोटा टू पावर k है, और ये दिया हुआ है x प्लस आयोटा y के बराबर। ठीक है, x प्लस आयोटा y के बराबर दी हुई है। यहाँ से अब एक चीज़ देखो, अगर मैं आयोटा की पावर में यहाँ से थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके दिखाना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि वो दिखाना भी पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई वो। ठीक है, देखो अगर आयोटा की पावर में 0 करता हूँ तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आयोटा की पावर में 1 कर रहा हूँ तो आयोटा आ रहा है। आयोटा की पावर 2 कर रहा हूँ तो माइनस का 1 आ रहा है। आयोटा की पावर 3 कर रहा हूँ तो माइनस का आयोटा आएगा। सिमिलरली अगर मैं आयोटा की पावर 4 करता हूँ तो -1 प्लस 1 आएगा। आयोटा की पावर 3 करता हूँ तो आयोटा आएगा। ठीक है नहीं 3 नहीं, 5 करूँगा ना अब मैं यहाँ पे। आयोटा की 5 करता हूँ तो आयोटा आएगा। आयोटा की पावर में अगर 6 करता हूँ तो -1 आ रहा है। आयोटा की पावर अगर मैं 7 करता हूँ तो माइनस का आयोटा आएगा। सिमिलरली आयोटा की पावर अगर मैं 8 करता हूँ तो 1 आएगा। आयोटा की पावर अगर मैं 9 करता हूँ तो आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर में अगर 10 करता हूँ तो वो माइनस का 1 आएगा। आयोटा की पावर अगर मैं 11 करता हूँ तो वो माइनस का आयोटा के बराबर आएगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि हर 4 बार में जो है ये रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है, 0 से स्टार्ट होकर के 100 तक जा रहा है, मतलब 101 टर्म है टोटल। तो अगर मैं 100 टर्म की बात करूँ ऐसे इस प्रकार के, आगे देखो 10, 11, 12 ऐसे 100 टर्म में ऐसे 4 को 25 बार में डिवाइड हो रहा है, मतलब 25 तक तो जो है 0 हो जा रहा है, लेकिन आयोटा की पावर जो 100 है ना वो हमारा बच जा रहा है। तो आयोटा की पावर 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आयोटा की पावर 100 करोगे तो कितना आएगा, आयोटा की पावर 2 इंटू 50 कर लो चलो, तो यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। तो 2 -1 की पावर अगर एक सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो जा रहा है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नहीं यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोच करके आपको करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, चलिए ये है अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए कह रहा है कि द
टर्म ऑफ द सीरीज 2 + 3 + 6 + 11 + 18 इज, तो फिर 50वां पद क्या हो जाएगा। अब आप ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करो कि ये क्या है। देखो मैं अगर 3 में से 2 को करूंगा तो 1 आएगा, 6 में से मैं 3 को करूंगा तो 3 आएगा, 11 में से मैं 6 को करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, 18 में से इसको करूंगा तो 7 आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो इनका जो डिफरेंस बन रहा है ना, इनका जो डिफरेंस बन रहा है वो हमारा ऑड नंबर बन रहा है। ये सब के सब क्या है, ऑड नंबर बन रहा है। तो जब भी कभी भी डिफरेंसेस ऑड नंबर आए तो डिफरेंसेस ऑड नंबर आने पर जो है आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। देखो इसमें आप जो फार्मूला अप्लाई करोगे, डिफरेंसेस जब ऑड होता है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो n हमारे पास कितना है, 50 है, 50 मतलब 49 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 49 स्क्वायर प्लस 2, ऑप्शन सी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आ रहा है वो है 30 क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन है। द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, the locus of the middle points of all the chords of the parabola y square is equal to 64x through the origin। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखो यहाँ पर बोला गया मूल बिंदु से जाने वाली परवलय है। सबसे पहले तो ये जो परवलय दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 64x है, ये मूल बिंदु से होकर के जा रहा है, मतलब ऑरिजिन से होकर के जा रहा है। ठीक है, ये ऑरिजिन वाला है कि सभी जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम जो है कंपेयर करेंगे, a का मान निकालेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो a जो है यहाँ पर 64 हो रहा है, तो a इज इक्वल टू 64/4, तो 4 एक कम 4, 4 6 चक्कू 24, तो a बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। और इस पूछा क्या है कि सभी जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ पूछा है। द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑल द कॉर्ड्स, तो यहाँ पर मध्य बिंदु का बिंदुपथ अगर हमें निकालना तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a का मान आ रहा है 16x, तो यहाँ से इसको x को सही से बना लेते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 दूनी 32x। ठीक है, तो है इसका आंसर, यहाँ पर चेक करते हैं, y स्क्वायर 32x, तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन और सॉल्व किया है। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैं ट्रिक भी बताया, एंड देन बेसिक भी आपको मैंने क्लियर करवाया है। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिखिएगा। एंड देन साथ में अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नया है चैनल पर आप, तो उस कंडीशन में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाएंगे, तो जैसे मैं वीडियोस डालूंगा, अपडेट डालूंगा, तो आपको आपके तक पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लग रहा है। शेयर भी करिए, क्योंकि अपने दोस्तों को भी इसमें मदद हो जाएगा, तो उसके लिए शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।